हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 23 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 23 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सबसे पहले हम देखते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। तो कल दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था गोल इनिशिएटिव अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन थे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये जो गोल इनिशिएटिव है ये फेसबुक के साथ मिलकर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया और इसका टारगेट है ट्राइबल एरियाज़ में जितनी भी वुमेन रह रही हैं उनको डिजिटली लिटरेट बनाना। डिजिटली लिटरेसी बढ़ाने के लिए ट्राइबल वुमेन में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक के साथ मिलकर। सेकेंड क्वेश्चन था साइक्लोन एम्फन इज नेम्ड बाई विच कंट्री। किस कंट्री ने साइक्लोन एम्फन को नेम दिया है? और इसके ऑप्शन थे इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और ओमान। इसका सही ऑप्शन है सी, थाईलैंड। थाईलैंड के द्वारा साइक्लोन एम्फन नाम दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। आज की फर्स्ट न्यूज़ है आरबीआई कट्स रेपो रेट अगेन डाउन टू 4%। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर कम किया था और दोबारा से इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए इसको 4% डाउन किया गया है फिर से आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट कट है ये 40 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है। तो सबसे पहले हम रेपो रेट समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। ये एक की मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, आरबीआई के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है और ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है सेंट्रल बैंक या आरबीआई के द्वारा जब भी आरबीआई लेंड करता है यानी कि उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए किसी बैंक को। बैंकों के द्वारा आरबीआई से जब भी शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया जाता है तो उस उधार अमाउंट पे, उस लेंडिंग अमाउंट पे आरबीआई के द्वारा एक रेट लगाया जाता है जिसे रेपो रेट बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं उन पे आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है। इसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी कि कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है इकोनॉमी में तो रेपो रेट प्लस और माइनस करके कम ज़्यादा करके आरबीआई इसको एडजस्ट करता है, इसलिए इसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई और आरबीआई जिन टूल्स का यूज़ करता है उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहा जाता है। अभी जो करंट रेपो रेट है इंडिया में ये 4.4% है, 4.4%। और इसके साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट भी होता है जिसमें आरबीआई परचेज करता है या आरबीआई लोन लेता है बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए और उस लोन के एवज में एक इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को इंटरेस्ट देता है। तो आरबीआई अगर लोन ले बैंकों से शॉर्ट टर्म में तो वहाँ पर रिवर्स रेपो रेट का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा और अगर आरबीआई लोन देगा बैंकों को तो उस केस में रेपो रेट एप्लीकेबल होता है। तो आरबीआई के द्वारा कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक है उसको इम्प्रूव करने के लिए, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये जो रेपो रेट है वो कम किया गया है। रेपो रेट का प्रभाव क्या पड़ेगा? जो बेसिक इम्पैक्ट है इसका इकोनॉमी में उसके कारण जो लोन्स आगे बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं वो सस्ते हो सकते हैं। अगर आरबीआई के रेपो रेट कम करने के कारण बैंकों को सस्ते लोन मिलेंगे आरबीआई से और बैंकों के द्वारा अगर इसका ट्रांसमिशन कस्टमर के लिए किया जाए तो कस्टमर को दिए जाने वाले लोन भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे ये पॉसिबिलिटी होती है कि इकोनॉमी में जो लोन बैंकों के द्वारा लोग लेते हैं वो सस्ते में लोन ले सकते हैं, जिससे जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और अगर मनी सप्लाई फास्ट हो जाएगी तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ईजिली बढ़ाया जा सकता है, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन इकॉनमी में, क्योंकि इस समय डिमांड बहुत ही वीक है। लोगों के पास जो मनी सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है इकनॉमी में भी। इस कारण से अगर इसका फ़र्क पड़ता है और बैंकों के द्वारा फर्दर अपने रेट कट किए जाते हैं और सस्ते में लोन दिए जाते हैं लोगों को तो इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस मेज़र के अलावा भी आरबीआई के द्वारा काफ़ी सेट ऑफ मेजर्स लिए गए, जिनमें से अगला मेज़र है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कैन बी कन्वर्टेड टू ए टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल पे जो बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको टर्म लोन में कन्वर्ट किया जा सकता है बैंकों के द्वारा। टर्म लोन मतलब एक तरह से शॉर्ट टर्म की चीज़ को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने की बात कही है आरबीआई ने। इसके अलावा बैंक ग्रुप का जो एक्सपोजर है वो 30% तक लिमिट करने को बोला गया है आरबीआई के द्वारा।
और इट रिफ्रेन फ्रॉम प्रोजेक्टिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन फिगर फॉर FY21। तो फाइनेंशियल ईयर जो 20-21 है उसमें इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है, इन्फ्लेशन टारगेट क्या रहेगा, ये RBI ने प्रोजेक्ट नहीं किया इस बार की अनाउंसमेंट में। एग्जिम बैंक को भी थोड़ा लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए इसकी जो टाइमलाइन है वो 90 डेज तक एक्सटेंड कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई RBI के द्वारा। ये जो डिसीज़न है रेपो रेट कट का, ये RBI के गवर्नर के द्वारा अकेले अलोन नहीं लिया जाता, ये इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं उनके जो फाइनल डिसीज़न लेने होते हैं, किस टूल को किस समय यूज़ किया जाना है, ये जो डिसीज़न है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कमिटी है, इसलिए इसकी डिटेल्स हम एक बार देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिक्सिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। एक तो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है इंडिया में, रेपो रेट और रेपो रेट जिन्हें पॉलिसी रेट्स भी कहते हैं, तो इनको फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की होती है। इसकी मीटिंग नॉर्मली 4 टाइम्स अ ईयर होती है और हर एक मीटिंग के बाद इसकी जो फाइनल अनाउंसमेंट है डिसीजन का वो MPC का RBI के गवर्नर द्वारा किया जाता है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं RBI के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से 3 मेंबर होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर हो गए, 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो गए। जो भी डिसीजन है वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग लिया जाता है और उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास कास्टिंग पावर होती है इन केस ऑफ टाई। अगर टाई होता है किसी भी डिसीजन में तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। इसका जो बेसिक मैंडेट है जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई थी, वो मैंडेट है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको 4% ±2% तक लिमिट करना है। जो भी एनुअल इन्फ्लेशन का रेट होता है पूरी कंट्री का, पूरे इकोनॉमी का, वो 4% ±2% की लिमिट में ये फिक्स किया गया है। यानी कि इंडिया में इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% होना चाहिए। इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की होगी और इसके लिए जो भी ज़रूरी टूल्स अडॉप्ट किए जाने हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइम टू टाइम इस कमिटी के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। और ये अभी जो कमिटी है ये 2021 मार्च 31 2021 तक का इसका टारगेट है कि 6% से 2% तक इन्फ्लेशन इंडिया का एनुअल इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब RBI एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया था और 2016 में फाइनेंस एक्ट पास किया गया, जिसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है। तो 2016 से लेके 2021 तक का ये 5 साल का टाइम पीरियड में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो इंडिया का एनुअल इन्फ्लेशन है वो 2% से लेकर 6% के अंदर रहे। और इन केस अगर ये टारगेट फुलफिल नहीं होता है 3 कंसेक्यूटिव मंथ तक, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिम्मेदार होगी, सरकार के लिए आंसरेबल होगी। यानी कि इस कमिटी को प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या स्पेसिफिक मेजर्स MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिए गए और जो फेल हो गए, मतलब पूरी तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा उन्हें कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। इसलिए ये जो एक तरह से इस एक्ट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है और एक तरह से उनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा अगर ये जो लिमिट डिसाइड की गई है एक्ट के द्वारा ये मीट आउट नहीं होती है। तो committee is answerable to government of India if inflation exceeds the range prescribed for 3 consecutive months। तो 3 महीने तक लगातार अगर नहीं रहा तो आंसरेबल होगी कमेटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फाइनेंस एक्ट 2016 और ये जो लिमिट है 2% से लेके 6% तक। तो नेक्स्ट न्यूज़ है PM अनाउंस 1000 करोड़ एड फॉर बंगाल। अभी एम्फन साइक्लोन के द्वारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बड़े रीजन में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई गई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई और काफ़ी प्रॉपर्टी का लॉस देखने को मिला, काफ़ी लोग भी मारे गए। जिसके बाद जो एरियल सर्वे है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया और करीब 1000 करोड़ रुपए का एक पैकेज, रिहेबिलिटेशन पैकेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को अलॉट किया गया। और इसके साथ ही उड़ीसा को भी 500 करोड़ रुपए का जो हेल्प है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई। अब यहाँ पर जो साइक्लोन है ये साइक्लोन है एम्फन साइक्लोन। एम्फन साइक्लोन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, लो प्रेशर एरिया के ये एरियाज़ होते हैं। ये अगर किसी रीजन में काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर एरिया है तो उसके अराउंड जो एयर का मूवमेंट है वो
बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है इनका ओरिजिन नॉर्मली ओशंस में ही होता है। ओशन में जब भी सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री पहुंचता है, 27 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ऐसे ओशन के लोकेशंस पे, रीजन्स पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिनेटेड होता है, और उसके बाद वो काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है जैसे जैसे ये मूव करने लगता है। तो जैसे ही बे ऑफ बंगाल में ये जो साइक्लोन है वो क्रिएट हुआ, इसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की साइड मूव होना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरा क्लॉकवाइज। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन में एयर का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है ये नदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट हुआ है। और अगर इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो ऐसे साइक्लोन जिनमें एयर का मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है, ऐसे साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होते हैं। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एम्फन साइक्लोन क्रिएट हुआ है, इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, और उसके बाद इसकी अराउंड जो एयर है ये बहुत बड़े लेवल पे ब्लो करने लगी। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा कैलकुलेट की गई है आईएमडी के द्वारा। इसके बाद इसको कैटेगरी 5 का एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन डिक्लेयर किया गया आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसी कारण से इसको सुपर साइक्लोन भी बोला जा रहा है। और इस सुपर साइक्लोन ने एक बड़े लेवल पे लॉस किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के एरियाज़ में। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो नेमिंग है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वो किस तरह किया जाता है। तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लिस्ट मेंटेन की जाती है। इस लिस्ट में इंडियन ओशियन रीजन में 8 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम किया जाता है। ये 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ये 8 कंट्रीज़ अगर हम वेस्टर्न साइड से चलें तो पहली कंट्री है ओमान, फिर पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। यानी कि थाईलैंड और ओमान के बीच की जितनी कंट्रीज़ हैं ये 8 कंट्रीज़ हैं। और नॉर्थ इंडियन ओशन में जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनमें इस 8 कंट्रीज़ के द्वारा नेमिंग की जाती है। एम्फन साइक्लोन एक तूफान का नाम रखा गया था, एक साइक्लोन का नाम रखा गया था 2004 में। उसके बाद 2020 का जो ये साइक्लोन आया है इसको एम्फन नाम दिया गया है। ये जो साइक्लोन है ये थाईलैंड ने नाम दिया है। इससे पहले भी इस रीजन में काफ़ी सारे साइक्लोन आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ़ानी की, तो फ़ानी लास्ट ईयर 2019 में आया था, जिसको नाम दिया था बांग्लादेश ने। उससे पहले तितली साइक्लोन पाकिस्तान के द्वारा नेम किया गया था, और हुडहुड साइक्लोन ओमान के द्वारा नाम दिया गया था। तो हुडहुड, फ़ानी और तितली ओमान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के द्वारा नाम दिए गए थे, और एम्फन साइक्लोन है ये थाईलैंड के द्वारा नॉमेनक्लेचर इसका किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रीचेज आउट टू पाकिस्तान टू फाइट लोकस्ट। इंडिया ने पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए बोला है लोकस्ट इन्वेजन को कंट्रोल करने के लिए, टू काउंटर ए लोकस्ट इन्वेजन विच थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड अंडरमाइन फूड सिक्योरिटी इन साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया में एक लोकस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट एक फैमिली ऑफ ग्रास हॉपर्स हैं। ये जो ग्रास हॉपर है ये बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और बड़े लेवल पे जो क्रॉप्स हैं उनको बर्बाद कर देते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक है डेजर्ट लोकस, जो प्रॉब्लम अभी साउथ एशिया में देखी जा रही है। डेजर्ट लोकस पोटेंशियली मोस्ट डेंजरस फॉर्म है लोकस्ट पेस्ट का, और इनकी एबिलिटी होती है एक बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये बड़े ग्रुप में फ्लाई करते हैं और एक साल में बहुत ही तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं। यानी कि 2 to 5 जनरेशन इनकी एक साल में क्रिएट हो जाती हैं। तो रेप्लिकेट बहुत तेज़ी से करते हैं, बहुत बड़े ग्रुप में ये फ्लाई कर सकते हैं, और अगर खेतों में पहुंच जाएं तो बहुत ही जल्दी एक बड़े खेत को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में देखी गई है। यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो बड़े लेवल पर लोकस्ट के कारण बर्बाद हो रही हैं। तो इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हेल्प का एक हाथ बढ़ाया अपनी साइड से, और साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया के इस प्रॉब्लम को मिटाने की बात की है। इंडिया हैज़ प्रपोज्ड ए ट्राइलेटरल रिस्पॉन्स। इंडिया ने ट्राइलेटरल रिस्पॉन्स यानी 3 देशों के रिस्पॉन्स को प्रपोज किया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान साथ में मिलकर काम कर सकते हैं टू कॉम्बैट द डेजर्ट लोकस वेव स्वीपिंग अक्रॉस अफ्रीका और एशियन रीजन। अफ्रीकन एशियन रीजन, दोनों रीजन्स में इनका प्रॉब्लम देखने को मिला है। इसके अलावा इंडिया कैन फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ मलाथियन ए पेस्टिसाइड। तो लोकस्ट की एक पेस्टिसाइड है, इस पेस्ट को एंड करने के लिए, इसका नाम है मलाथियन। तो इसको सप्लाई कर सकता है इंडिया पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इस कॉज के लिए इंडिया और ईरान के साथ मिलकर काम करे तो।
नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र पुशेज इंडिया टैली टू रिकॉर्ड 6,510 केसेस। कल के दिन में एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला। इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं ये 6,500 से ज़्यादा बढ़े। 24 घंटे में इतने केसेस बढ़ना ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया। पुराने रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस की संख्या है वो महाराष्ट्र स्टेट की है, करीब 2940। 3,000 केसेस महाराष्ट्र के और ऑल ओवर इंडिया के 6,500 केसेस हो गए हैं। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों को देखें तो इंडिया में अभी जो केसेस हैं वो 1,24,525 हैं, यानी कि 1.25 लाख केसेस इंडिया के पहुंच गए हैं। विद दिस टैली टोटल रिकवरीज इंडिया में 51,000 हैं और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 3,720 अभी तक पहुंच गई हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। ये जो ग्राफ बता रहा है ये जो 6,500 का आंकड़ा बिल्कुल राइजिंग ट्रेंड में देखने को मिला है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे। एक यहाँ पर इन ब्रीफ छोटी सी न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश लॉन्चेस रीस्टार्ट टू रिवाइव एमएसएमई सेक्टर। रीस्टार्ट एक स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने, और ये एमएसएमई सेक्टर्स को रीस्टार्ट करने, रिवाइव करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस प्रोग्राम के तहत एक्सपेक्टेड है कि करीब 98,000 एमएसएमई यूनिट्स जो कि एम्प्लॉयमेंट देती हैं एक बड़े लेवल पे, उनको हेल्प की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और एक तरह से सपोर्ट करने के लिए इन एमएसएमई यूनिट्स को ये स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो किस स्टेट के द्वारा रीस्टार्ट स्कीम लॉन्च की गई है फॉर एमएसएमई सेक्टर? तो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट स्कीम का नाम है। इसी पेज पे सेकेंड न्यूज़ है इंडिया रीचेज पाक टू फाइट अगेंस्ट लोकस्ट। जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था उसी का ये एक्सटेंशन है। उसमें जो लोकस्ट स्वार्म्स हैं, जो बड़े एक ग्रुप में लोकस्ट वेरी करते हैं, इसमें बताया गया है कि ये एक छोटे से एरिया, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर के फार्मलैंड को बर्बाद कर सकते हैं। और 40 मिलियन लोकस्ट एक स्वार्म में होते हैं। एक स्वार्म मतलब एक बार जो ग्रुप होता है लोकस्ट का, उसमें 40 मिलियन तक लोकस्ट हो सकते हैं, जो एक दिन में 35,000 लोगों के फूड के बराबर का फूड खा सकते हैं। यानी कि 35,000 लोगों का खाना एक दिन में इतने बड़ी संख्या में लोकस्ट खा सकते हैं। तो कितने बड़े लेवल पे फूड जो सिक्योरिटी है उसको ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। हर एक लोकस्ट, एक ग्रास होपर करीब 2.5 किलो के करीब फूड खा सकता है। ये FAO का डेटा है, तो नॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी नहीं दिया गया, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। इतने बड़े लेवल पे लोकस्ट में पॉसिबिलिटी है कि लोकस्ट जो क्रॉप्स हैं उनको बर्बाद कर सकते हैं। 35,000 लोगों का खाना एक दिन में अगर लोकस्ट खा ले तो मतलब कि ये बड़े लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है अगर ये लोकस्ट पूरे रीजन में छा जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैकेनिज़्म के थ्रू काम कर रहे हैं। ये जो मैकेनिज़्म है इसमें दोनों कंट्रीज़ के द्वारा लोकस्ट ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, और ये लोकस्ट ऑफिसर्स 6 एनुअल बॉर्डर मीटिंग्स करते हैं। इनके ऑलरेडी जून और नवंबर के बीच मीटिंग होती रहती है। और ये जो डायलॉग हुआ है अभी तक, ये मुनाबाओ इंडिया में, राजस्थान में, या फिर खोखोफर पाकिस्तानी साइड में हुआ है। तो एक लोकस्ट ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, लोकस्ट ऑफिसर इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, टू टैकल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसके अलावा इंडिया ने एक दूसरी मैकेनिज्म भी प्रपोज की है जिसके थ्रू एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा टू कोऑर्डिनेट रोबस्ट ज्वाइंट रिस्पांस बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। तो ये जो तीनों जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो कंबाइन एक ट्राइलेटरल रिस्पांस स्टार्ट किया जाना है, उसमें इंडिया ने बोला कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और जिसको कोऑर्डिनेट करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। इसके थ्रू लोकस्ट रिलेटेड वार्निंग्स जारी की जाएंगी सो दैट ये जो प्रॉब्लम है इसको एक अच्छी तरीके से टैकल किया जा सके। जो ईरान है उसने तो वेलकम किया है इंडिया के इस स्टेप का, बट पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो देखने की बात है कि पाकिस्तान रिस्पांस करता है या नहीं, और अगर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आता है तो लोकस की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी स्ट्रांगली टैकल किया जा सकता है। इसमें जो लोकस का प्रॉब्लम है इस साल ऑलरेडी इंडिया में देखा गया है, और ये नॉर्मली पाकिस्तान के थ्रू आते हैं इंडिया में लोकस। तो इसीलिए भी इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। अगर हम इंडिया को यहाँ पर देखें तो इंडिया के वेस्टर्न साइड में है पाकिस्तान, और इधर है ईरान। तो ईरान की साइड से पाकिस्तान होते हुए इंडिया में लोकस आते हैं। तो पाकिस्तान का रिस्पांस अगर मिल जाता है तो इनको पहले ही ब्लॉक किया जा सकता है, इंडिया में नहीं आ सकते। तो अभी जो लोकस्ट देखने को मिले हैं इंडिया में वो पाकिस्तान से आए हैं, एंड दे आर मूविंग ईस्ट इनटू राजस्थान एंड जोधपुर तक।
जो क्रॉपलैंड्स हैं ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे बर्बाद किए हैं। इनका जो ओरिजिन है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से माना जा रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ इनका। उसके बाद लोकस्ट का एक बड़ा ग्रुप लैंड कॉरिडोर से यमन, बहरीन, कुवैत, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ मूव किए और इस कारण से पंजाब, हरियाणा और इंडो गेंजेटिक प्लेन में भी इनका प्रॉब्लम देखने को मिला है। इसके अलावा सी रूट से या ओशियन रूट से भी डायरेक्टली लोकस्ट का इनकमिंग हो सकता है और वो डायरेक्टली पेनिनसुलर इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको टैकल किया जाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर दो मैकेनिज्म जो दी गई हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी बात किया, एक तो लो कॉस्ट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं एक रेगुलर मैकेनिज्म के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लोकस्ट ऑफिसर, और जो दूसरा मैकेनिज्म है जो प्रपोज किया गया इंडिया के द्वारा, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के। अब नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल और इंडिया के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें फिर से नेपाल के द्वारा बोला गया है कि जो नया नेपाल मैप है वो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही है और ये ट्रीटी ऑफ सगौली जो 1816 में साइन हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पर नेपाल ने अपने लॉजिक दिए हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही क्लियर है और ट्रीटी ऑफ सगौली के अकॉर्डिंग ही नेपाल ने स्टैंड लिया है। ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में साइन की गई थी और ये ही प्रेजेंट डे नेपाल को बताती है, ऐसा नेपाल का कहना है। तो इसमें नेपाल ने पूरे के पूरे कालापानी रीजन को अपने टेरिटरी का पार्ट बताया है। इसमें कालापानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख पास तीनों नेपाल की टेरिटरी में आते हैं, ऐसा बोला गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे से खारिज की है ये बात और उन्होंने बोला है कि ट्रीटी ऑफ सगौली के अकॉर्डिंग जो कालापानी रीजन है और लिपुलेख पास है वो इंडिया की टेरिटरी में। तो पहले हम इसका हिस्टोरिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरा देख लेते हैं। कालापानी टेरिटरी एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच, बट अभी करंटली इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये कालापानी रीजन पड़ता है। अकॉर्डिंग टू नेपाल ये नेपाल की टेरिटरी में आता है। कालापानी रीजन 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है क्योंकि ये चाइना, नेपाल और इंडिया के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इंडिया क्लेम करता है ये उत्तराखंड का पार्ट है, नेपाल क्लेम करता है ये उसकी बाउंड्री का पार्ट है। और जब भी इंडिया के द्वारा अपना पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया जाता है या रिवाइज़ किया जाता है तो नेपाल अपनी तरफ से इस रीज़न को लेकर अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर करता है। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट देखें तो ये जो ट्रीटी है सगौली ट्रीटी है जो 1816 में ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच साइन की गई थी और इस ट्रीटी में महाकाली रिवर को इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री माना गया। उसके बाद जो ब्रिटिश सर्वेयर थे उनके द्वारा जो रिवर है उसका ओरिजिन बताया गया, लेकिन ये जो रिवर है इसके अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं और इन ट्रिब्यूटरीज में पूरा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। जो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर की उसको नेपाल रियर महाकाली रिवर मानता है और इस कारण से वेस्टर्न मोस्ट रिवर के ईस्ट का सारा एरिया नेपाल अपनी टेरिटरी मानता है। इंडिया का कहना है कि जो ईस्टर्न साइड की रिवर है वो मेन महाकाली रिवर है, इसलिए कालापानी रीजन इंडिया में आता है। तो इसी कारण से ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ है। इंडिया क्लेम्स अ डिफरेंट ओरिजन एंड इंक्लूड्स एरिया इन इट्स टेरिटरी। कालापानी रीजन एक स्ट्रेटेजिक पास से होकर जाता है या जो एक स्ट्रेटेजिक पास है जिसका नाम है लिपुलेख, ये कालापानी रीजन में स्थित है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। 1962 वॉर से आईटीबीपी के द्वारा ये जो लिपुलेख पास है वो सुपरवाइज किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ से इंडियन आर्मी और आईटीबीपी चाइनीज़ आर्मी के मूवमेंट को देख सकती है और समझ सकती है। तो इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। और अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखें तो कैलाश मानसरोवर के लिए एक रास्ता जाता है। अभी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए एक शॉर्टकट रूट इनोग्रेट किया गया था जो लिपुलेख पास से जाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और एंशियंट टाइम से जो उत्तराखंड की भोटियाज़ ट्राइब्स हैं वो तिब्बत के साथ अपना व्यापार, अपना जो ट्रेड है वो इसी रूट से लिपुलेख पास से करते हैं। तो ये जो रीज़न है, ये जो कालापानी रीज़न है, ये स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है और अब हमारे लिए एंशियंट टाइम से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है एयरलाइंस मेक्स आरोग्य सेतु मैंडेटरी। 25 मई से जो एयरलाइंस हैं इंडिया में वो स्टार्ट होने वाली है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया था। और आरोग्य सेतु ऐप को काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ तो बोल रही है कि आरोग्य सेतु ऐप लोगों के लिए मैंडेटरी है और दूसरी तरफ
गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि एयरलाइंस में ट्रैवल करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप अगर किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है इस पर्टिकुलर ऐप को लेकर, और कुछ प्राइवेसी कंसर्न भी पिछले कुछ दिनों में देखे गए हैं इस ऐप में। तो इन सारे जो प्रॉब्लम है उसके बाद सारी एयरलाइंस ने, और एयरलाइंस हैज़ मेड दिस ऐप मैंडेटरी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, इसको प्रीरिक्विजिट घोषित कर दिया है सारी एयरलाइंस ने फॉर बुकिंग ए फ्लाइट। तो फ्लाइट बुक करने के लिए लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए। तो ऐसा एयरलाइंस के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा एडिशनली इसके साथ ही साथ जो पैसेंजर्स हैं उनको एक ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा बिफोर ऑनलाइन बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास से पहले लोगों को एक हेल्थ डिक्लेरेशन भी साइन करके देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अभी देखने को मिली हैं। अब ये जो ऐप है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये कोविड-19 को ट्रेस करने के लिए बनाया गया है NIC के द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। ये कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। इसका जो पर्पज़ है वो है जो कोविड-19 से रिलेटेड मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस कैंपेन है, जो भी एसेंशियल्स हैं, एडवाइजरीज है सरकार की, वो सारी लोगों तक पहुंचाती है। दूसरा कोविड-19 इन्फेक्शंस को ट्रैक करने का काम भी इस ऐप के द्वारा किया जाता है। इसके लिए ये ट्रैकिंग ऐप स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ का सहारा लेता है और कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रैक करता है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट्स हैं और ये किसी एरिया बहुत ज़्यादा कोई एरिया इन्फेक्टेड है तो ऐसे एरियाज़ को ट्रैक करने का काम आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा किया जाता है। इससे पहले ये जो कोविड-19 के लिए ऐप था इसका नाम था कोरोना कवच, जो डिसकंटिन्यू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है 80% सक्सेस चांसेस फॉर ऑक्सफोर्ड ट्रायल। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। उसके बारे में बोला गया है कि जो अभी करंट ट्रायल चल रहे हैं उसमें 80% चांसेस है कि ये जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो। हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा एक वैक्सीन को ट्रायल किया गया था जिसका नाम था CHADOX1 CHADOX1, जिसका ट्रायल मॉन्की पे किया गया था और ये ट्रायल फेल हो गया बिकॉज वैक्सीन देने के बाद जब मॉन्की को इन्फेक्टेड करवाया गया कोविड-19 के वायरस से तो वो इन्फेक्ट हो गया, वो बच नहीं पाया। तो उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट करके फिर से ट्रायल किए जा रहे हैं और उसके बाद ये जो वैक्सीन है इसका नाम चेंज करके इसका नाम अब इस वैक्सीन को बोला जा रहा है AZD1222 AZD1222। ये वैक्सीन इस नाम से अब इनके ट्रायल किए जा रहे हैं जिसमें USA की तरफ से काफ़ी ज़्यादा USA के द्वारा रिलाई किया जा रहा है। अब ये जो वैक्सीन है इसका अगर ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन पुणे। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा प्लान किया गया है कि 4 to 5 मिलियन डोजेज एक महीने में ये इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। और अगर इसको जून से स्टार्ट कर लिया जाता है तो पूरे ईयर में 350 से 400 मिलियन डोजेस रेडी की जा सकें, बनाई जा सकती हैं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ट्रायल है ये ट्रायल्ड और टेस्टेड रूट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि करीब 80% चांसेस हैं इस वैक्सीन के सक्सेसफुल होने के। तो ये जो नई वैक्सीन है उसका नाम है AZD1222 जो सिंगल डोज वैक्सीन होगी। इसमें कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं होगी और इसका जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये होने वाला है। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन होगी अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये वैक्सीन का नाम क्या है AZD1222। अब हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक बड़े लेवल पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया में। और इंडिया वर्ल्ड लेवल पर 60 to 17% वैक्सीन जो वर्ल्ड ओवर सोल्ड की जाती है वो इंडिया में बनी होती है। और इंडियन वैक्सीन का एक बड़ा मेजर पोर्शन जो बनाता है वो पर्टिकुलर कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी स्ट्रेटेजिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के इस कोरोना वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर माना जा रहा है वैक्सीन्स का। अगर हम वॉल्यूम में बात करें तो एक मास लेवल पे अगर प्रोडक्शन करना है वैक्सीन का तो उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा
इंस्टीट्यूट माना जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और ये काफ़ी सारे वैक्सीन्स पे जो कोविड-19 के लिए बनाई जा रही है उस पे काम कर रहा है। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिसर्च जिसकी हमने अभी बात की उस पे जो वैक्सीन बनाई जा रही है, इसके अलावा भी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी R&D फैसिलिटी के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग और ट्रायल्स किए जा रहे हैं अपनी वैक्सीन को लेकर। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा मास लेवल पे वैक्सीन्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और अगर वैक्सीन के ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन सफल होती है तो ये मार्केट में ईयर एंड से पहले आ सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है UN प्रेजेस LGBTQI इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन के द्वारा LGBTQI इनिशिएटिव को प्रेस किया गया है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल्स के एनवॉय हैं उनके द्वारा मणिपुर के एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव को प्रेस किया गया है जो कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो मणिपुर का एक इनिशिएटिव है जिसको बोला गया है खुडोल, मणिपुर का इनिशिएटिव खुडोल। और ये जो इनिशिएटिव है ये कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए है उसको टैकल करने के लिए मणिपुर के एक NGO ने शुरू किया है। खुडोल एक क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है जो इम्फाल बेस्ड NGO या ऑल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। खुडोल इनिशिएटिव का नाम है और या ऑल एक NGO का नाम है जिसने एक क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, ये जो इनिशिएटिव है ये फूड सप्लाईज और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा LGBTQI+ कम्युनिटी को। तो LGBT से बिलोंग करने वाले लोगों को और अदर कम्युनिटीज़ के लोगों को जिनको फूड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको फूड सप्लाईज चाहिए, जिनको हेल्थ सर्विसेज चाहिए, उनके लिए ये NGO के द्वारा स्टार्ट किया गया। LGBTQI क्या है? LGBTQI एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो एक शॉर्ट फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और इंटरसेक्स का। तो जो लोग गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और इंटरसेक्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो HIV से पीड़ित हैं या फिर डेली एज वर्नर है या चिल्ड्रन है या एडोलेसेंट है और जो कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जिनको फूड सप्लाईज की ज़रूरत है, हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को ये फूड सप्लाईज और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके लिए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया इम्फाल बेस्ड यानी मणिपुर बेस्ड एक NGO के द्वारा, जिस NGO का नाम है या ऑल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि खुडोल क्या है। खुडोल एक इनिशिएटिव है और दुनिया में 10 ऐसे ग्लोबल इनिशिएटिव को चुना गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो खुडोल को उन 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव माना गया जो कोविड-19 के टाइम में लोगों को एक बड़े लेवल पे सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो ये नाम है खुडोल, मणिपुर का ये इनिशिएटिव है। ये LGBTQI+ कम्युनिटी के लोगों को कोविड-19 के टाइम में हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू सिक्योरिटी लॉ विल टाइटन बीजिंग्स ग्रिप ऑन हांगकांग। तो चाइना हांगकांग पे अपनी जो पावर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन चाइनीज़ पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, जिसके पास होने के बाद चाइना की पावर बढ़ जाएगी हांगकांग के मुद्दों को लेकर। तो हांगकांग और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो चाइना का है वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी के लॉ हैं उसको ड्राफ्ट करने की पावर चाइना को मिल जाएगी अगर ये लॉ पास हो गया, और उसके बाद चाइना हांगकांग की सिक्योरिटी अपने हिसाब से चला सकता है। अगर हम हांगकांग की बात करें तो ये 1997 में ब्रिटेन ने चाइना को हैंडओवर किया, और ये जब हैंडओवर किया था तो ये 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल के तहत एक लेवल ऑफ फ्रीडम और ऑटोनॉमी के बेसिस पे हैंडओवर किया गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हांगकांग में, जो डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और चाइना अपने एंड से डेमोक्रेसी के जो अपोजिशन है उनको दबाना चाह रहा है, तो उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर 1997 में एक एक्ट पास किया गया था जिसको बेसिक लॉ बोला जाता है। तो सिंस द रिटर्न टू चाइना इन 1997 हांगकांग हैज़ बीन गवर्न्ड बाय बेसिक लॉ। तो हांगकांग को गवर्न करने का जो लॉ है वो बेसिक लॉ है, या उसका नाम है बेसिक लॉ, जिसके थ्रू चाइना हांगकांग को गवर्न करता है। और इस लॉ के द्वारा ये लॉ अलाउ करता है टेरिटरी को, यानी कि हांगकांग को इतनी फ्रीडम देता है कि ये अपने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सके, एंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ एडजुडिकेशन। तो जितने भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर है वो हांगकांग अपने हिसाब से ही
एक्सरसाइज करता है उन पावर को। इसमें चाइना का कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता। केवल अगर हम डिफेंस की बात करें, हांगकांग के डिफेंस की बात करें या हांगकांग के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी बात करें, तो केवल इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर चाइना अपने हिसाब से चल सकता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में चाइना इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात बोली गई है बेसिक लॉ में, और ये जो बेसिक लॉ है इसके थ्रू ही गवर्न किया जाता है हांगकांग को। इस लॉ का एक पर्टिकुलर आर्टिकल 23 है। ये बताता है कि इट रिक्वायर्स हांगकांग टू पास नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। तो बेसिक लॉ का आर्टिकल 23 बताता है कि हांगकांग ही अपना नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पास कर सकता है, और हांगकांग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी को ये अधिकार है। लेकिन अगर ये जो एक्ट अभी प्रेजेंट किया गया चाइनीज़ पार्लियामेंट में वो पास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हांगकांग के लेजिस्लेचर की पावर को ये कम कर देगा। और दिस लॉ विल ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउ चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन टू फॉर्मली ऑपरेट इन हांगकांग। तो चाइना के जो भी नेशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो डायरेक्टली हांगकांग में लाकर उनको ऑपरेट कर सकता है। तो ये हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है उसको बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि चाइना ऐसा क्यों करना चाहता है। तो चाइना को ये डर है कि हांगकांग का जो लेजिस्लेचर है, अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होने लगी और डेमोक्रेट्स जो हैं, जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा आ गए, तो कहीं ना कहीं ये चाइना का जो कंट्रोल है हांगकांग पे उसको कम कर देगा। और अभी सितंबर महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें चाइना को लग रहा है कि डेमोक्रेसी सबको सपोर्ट करने वाले लोगों की मेजोरिटी होने वाली है। इस कारण से ये लॉ बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। अगर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फोर्सेस मेजोरिटी में आ गए हांगकांग के लेजिस्लेचर पे, तो चाइना को डर है कि उसका कंट्रोल हांगकांग पे कम हो जाएगा। इस कारण से चाइना पहले ही एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन या एक ड्राफ्ट बिल ले आया है, जिससे वो हांगकांग पे अच्छे से कंट्रोल कर सके। विल एग्जिट ओपन स्काई ट्रीटी, ऐसा अनाउंस किया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा हर साल एक ना एक इंटरनेशनल ट्रीटी को छोड़ने का ऐलान कर दिया जाता है, और इस बार 2020 में ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा जा रहा है यूएसए के द्वारा। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? ओपन स्काई ट्रीटी ये एक एग्रीमेंट है दैट अलाउज कंट्रीज टू मॉनिटर सिग्नेटरीज आर्म डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग सर्वेलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर्स टेरिटरी। इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले जो देश हैं वो एक दूसरे देश में जाकर ये चेक कर सकते हैं, उनके ओपन स्काई से मॉनिटर कर सकते हैं कि दूसरी कंट्री के द्वारा आर्म डेवलपमेंट कितना किया जा रहा है। तो आर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये ओपन स्काई ट्रीटी साइन की गई थी। इसको साइन किया गया था पहली बार 1992 में, और ये कोल्ड वॉर के दौरान साइन किया गया था। जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, उनकी प्रेसिडेंसी में 1992 में ये साइन की गई थी, और 2002 में ये इफेक्टिव हुई। और 2002 में प्रेसिडेंट थे यूएसए के जॉर्ज W. बुश। तो 34 सिग्नेटरी कंट्रीज़ थी जिनके द्वारा ये साइन की गई थी ट्रीटी ओपन स्काई। तो साइन की गई थी 1992 में और इफेक्टिव हुई 2002 में। इसके पहले भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो यूएसए और रसिया के बीच थी, जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इससे विड्रॉ कर लिया गया यूएसए के द्वारा। और इस ट्रीटी के टाइम भी यूएसए के द्वारा यही बोला जा रहा है कि रसिया इस ट्रीटी को बार बार वायलेट कर रहा है, जिसके कारण यूएसए इस ट्रीटी को छोड़ रहा है। एक और इंटरनेशनल ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो प्रेसिडेंट ओबामा के द्वारा साइन की गई थी रसिया के साथ, और ये फरवरी नेक्स्ट ईयर एक्सपायर होने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नेक्स्ट ट्रीटी भी रिन्यू नहीं की जाएगी, ये ड्यू टू एक्सपायर है नेक्स्ट फरवरी। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी हैं उनसे यूएसए लगातार बाहर निकलते जा रहा है। वर्ल्ड पेज पे हमने रेपो रेट के बारे में देखा है। रेपो रेट ऑलरेडी काफ़ी पिछले टाइम से कम किया गया है आरबीआई के द्वारा, और अभी जो है ये 4% पर है। तो पिछले कुछ टाइम से ये लगातार कम किया गया है। जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35 है अभी करंट डेट पे। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लास्ट में। आज का क्वेश्चन है सगौली ट्रीटी, जो कि 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच साइन की गई थी, ये किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में साइन की गई थी? 1816 में इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे जिनके टेन्योर में सगौली ट्रीटी साइन की गई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी विलियम बेंथिक और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थे आज के न्यूज़ डिस्कशन और क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।